अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आलम के साथ आपका होस्ट बाबर मुगल हाजिर खिदमत। इस वक्त हमारे दरमियान लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ वसीम अनवर बेग साहब मौजूद हैं। आए इनसे जो गुज़श्ता दिनों चीन और भारत की जो कशीदगी चल रही है उस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। बेग साहब, आप ये फरमाइएगा कि सी पैक के हवाले से अमेरिका और भारत की साजिश के पेश नज़र पाकिस्तान से पहले चाइना ने टाल कर दी है और मकबूजा कश्मीर के इलाके लद्दाख में फौज कशी की और कुछ इलाकों पर अतलात के मुताबिक कब्जा भी कर लिया। तो इस सारे तनाज़र को आप किस हवाले से क्या देखते हैं आप? सर, मैं आपको पता है हमेशा से मैं ना वो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज जो है वो नहीं बनाता। वो मैं हमेशा से फैक्ट्स पर चलता हूँ कि जी जी। फैक्ट्स क्या हैं और फिगर्स क्या हैं। तो ये वो और एक एंकर्स की ब्रीड है जो शाम को जरा वजद के आलम में होते हैं और वो आलम फाजल सी गुफ्तगू करते हैं। मैं और आप उन इतने खुशकिस्मत नहीं नहीं है, इसलिए हम सीधी सीधी बातें करते हैं। बात यह है जी कि थोड़ी सी मुझे जरा नेचुरल जुबान बोलने में, वरना मजा नहीं आता। जी जी। जी ये जब का ये पागल का बच्चा मोदी आया ना, ये चाय वाला इंडिया में, इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस सारे रीजन के अमन का, यहाँ के तवाजन का, यहाँ के जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है और इंडिया की जो इवन इकोनॉमी का भी इस बंदे ने बड़ा गर्क कर दिया। और इसको जो भी कुव्वतें लेके आई हैं वहां पे, वो पहली चीज तो बड़ी हमारे लिए खुश आइंद है कि जो हमारा बाबा कौम का जो नजरिया था, जो उन्होंने पेश किया था, और जो तहरीक पाकिस्तान की असास है, दो कौमी नजरिया, वो आज वो बात रोज और दिन में बार बार सच साबित होती है कि ये मोदी की जो हरकतें हैं, ये हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले जो है इनको जांच लिया था कि हम हर लिहाज से दो मुख्तलिफ कौमें हैं और हम बरसगीर में मिल के रहने के काबिल नहीं। जी। जी वो एक बड़ी अच्छी सोच थी कि देखो, अब हम कुछ 600 साढ़े 600 साल, 700 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, कोई तीन सवा सवा 300 साल से थोड़ा ज्यादा जो है वो मुगलिया दौर भी बीच में रहा। अब बात यह है जी कि 600 700 साल इकट्ठे रहने के बाद भी कोई अगर आपको अपना भाई दिल से ना माने और अपनाए ना, तो फिर किनारा कशी जो है ना वो मुनासिब बात होती है। और हमारे बुजुर्गों ने ठीक फैसला किया कि भाई हम जब मिल के साथ नहीं रह सकते तो चलो अलहदा हो जाते हैं। और वाजपेयी साहब ने एक बड़ा खूबसूरत फिक्रा बोला था कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। तो अपने हमसाए जो हैं वो तो आपने, यू हैव टू लिव विद देम, आपने उनके साथ ही रहना है ना। वो तो क्यों ना बेहतर तरीके से रहा जाए। और यही वजह थी कि नवाज शरीफ साहब की दावत पे वो पाकिस्तान तशरीफ लाए और इवन मीनारे पाकिस्तान के ऊपर भी उन्होंने विजिट किया। मीनारे पाकिस्तान पे वाजपेयी साहब की ज़हनियत के आदमी का जाना इस चीज़ की दलील थी कि हिंदुओं ने पहली दफ़ा पाकिस्तान को एक अलहदा मुल्क और मुसलमानों को अलहदा कौम ज़हनी तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। ये एक बहुत बड़ी जी। जी इंडिकेशन थी। वो अलहदा बात है कि फिर मुशर्रफ ने कारगिल का ड्रामा किया और वही वाजपेयी साहब कहते थे कि हम सीना खोल के लाहौर आए हैं, और उन्होंने पीछे से छुरा घोंप दिया और हालात बिगड़ते चले गए। फिर वो एक अलहदा बात है जी। वो फिर हम करते हैं तो वो हम पे गद्दारी का ठप्पा लग जाता है कि ये इंडियन एजेंट है और ये फौज के खिलाफ बातें करता है, इसलिए हम इस मसले पे हम बात ही नहीं करते। वो चौधरी शुजात साहब कहते हैं ना, बिटी पाओ, तो इस पे हम बिटी पा देते हैं वक्ती तौर पर, हम अपने मौजू पर सही। रहते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी है।
इस वक्त दुनिया में जहां पे भी लड़ाई हो रही है, जिस जगह पे भी कोई फितना है, अगर आप उसकी तहकीक करेंगे तो पीछे आपको अंग्रेज निकलेगा। वो अंग्रेज का बीज बीज बोया होगा। वो आपको याद है फॉकलैंड के अंदर लड़ाई हुई थी अर्जेंटीना से, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में लड़ाइयां हो रही हैं। इवन अरब इसराइल जो तनाजा है उसकी बुनियाद भी अंग्रेज है। वो अंग्रेजों ने ही उठा के जो है यहूदी वहां पे डंप कर दिए थे ना फलस्तीन के अंदर, उससे पहले तो अमन चैन था। अच्छा, अब ये जो कश्मीर का तनाजा है, ये भी हिंदुस्तान की जो तकसीम है ना, हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त उन्होंने ऐसे फैसले किए हैं कि जो आज तक हम दोनों मुल्क सेटल डाउन, और ये दोनों मुल्क ठीक कहते हैं कि वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, तो वो तो कहते हैं ना कोर इशू, मैं कहता हूँ द ओनली इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कश्मीर। अब कश्मीर कल को आज़ाद होकर अलग मुल्क बनता है, या वो पाकिस्तान के साथ रहना पसंद करते हैं या वो हिंदुस्तान के साथ रहना करते हैं, तो देखें, या ये ना पाकिस्तान का कश्मीर पे कोई वो हक है या दावा है, ना ये जो है हिंदुस्तान का है। जो यूनाइटेड स्टेट रेजोल्यूशंस हैं उसके अंदर बड़ा क्लियरली ये है कि फेट ऑफ द कश्मीर विल बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ कश्मीर। वो कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे। वो जनरल ज़िया वाला रेफरेंडम वहां पे नहीं होगा कि तुम्हें इस्लाम चाहिए तो मैं हूं, और अगर तुम्हें इस्लाम नहीं चाहिए तो फिर तुम जिसे मर्जी वोट दे दो। तो ये वो क्लियरली होगा कि तुम हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, तुम पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हो, या तुम अलग मुल्क चाहते हो। ये कश्मीरियों का हक है डिसाइड करना। और मेरी यही दरख्वास्त है कि जब भी कोई मौका ऐसा आए तो आप कभी दावा मत करें कि जी कश्मीर पाकिस्तान का है और कश्मीर जो है वो हमारा वो है। ये आप एक उस फंदे में से निकल के दूसरे में फंस जाएंगे। सो लेट द पीपल ऑफ कश्मीर डिसाइड कि वो चाहते क्या। पहली बात। अब इसी तरह का जी जो पाकिस्तान से आप देखें, मैं ये तमीद इसलिए बांध रहा हूँ कि हम एक वो पहले इसका बैकग्राउंड समझें कि हिंदुवाना ज़हनियत क्या है। अब बात यह है जी कि जो रोज़ आप देखें, मैं जितनी खबरें मिलती हैं मीडिया के ऊपर या ISPR के वसातत से कि फलां जगह पे उन्होंने बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी, वो इतने जो है बेचारे देहाती जो हैं वो शहीद हो गए या मर गए, या उधर इतने फौजी जो हैं वो काम आ गए। तो ये सिलसिला चला रहा है, और दफ्तर खारजा में वो यहाँ का हो या इंडिया का हो, एम्बेसडर्स की तलबी करके मुजम्मतें कर रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि इससे आगे तो हम नहीं बढ़े मुजम्मती बयानात से। 70-72 जो है उससे ये या उससे पहले से भी ये चीज जो है वो चल रही है। इसको हल तो बहरहाल होना ही है ना। कोई दुनिया में मसला ऐसा नहीं होता जो ऑटोमेटिकली हल हो जाए, और जब तक वो हल ना हो वो ओपन इशू ही रहता है। अब इसी तरह का जो है एक डिस्प्यूट जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में चल रहा है, और सीरियस किस्म की जंग भी वो लड़ चुके हैं और वो है लद्दाख पे। अब 2-4 मुझे इंडियन फिल्में भी देखने का इत्तेफाक हुआ है। बाहर जब मैं ट्रैवलिंग मेरी बहुत थी, कुछ लोगों से भी मिलने का इत्तेफाक हुआ है। ट्रस्ट मी, वो जो लद्दाख के लोग हैं ना, वो कहीं से भी हिंदू नहीं लगते, कहीं से भी। वो आपको दूर से आते हुए बगैर बोले वो आपको चीनी लगेगा। उनके जो फीचर्स हैं, उनका चेहरा बोरा जो है, उनका नाक, उनकी आंखें, उनका इवन बात करने का तरीका भी जो है ना, उनका रहन सहन, उनका कपड़े पहनने का, उनका खाने पीने का, उनका जो है समाजी किस्म के जो उनके सारे वो रस्म रिवाज हैं, वो टोटल चीनियों वाले। अच्छा, अब ये भी एक इंडिया का डिस्प्यूट वहां पे चल रहा है। अब मोदी साहब की जो है बदमाशी जैसे कश्मीर में है, इन्होंने कहा चलो चाइना से भी करके देखते हैं।
चाइना पे इन्होंने जब फौजी भेजे, अंदर घुसाए, वो चीनी उनको पता नहीं, उन्होंने छितरला लेते और दबा के उनका टुआ कूटा, दबा के कूटा है। और उसके बाद चीनी फौज लद्दाख में आई है और 80 जगह पे सेंसिटिव पॉइंट्स पे अपने झंडे गाड़ के चले गए। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज उन्होंने दिया कि मोदी इंसान का बच्चा बना। ये हम पाकिस्तान की तरह नहीं है, या हमारा फॉरेन ऑफिस जो मुजम्मती बयान जारी नहीं करेगा। एक तो उसको सेटल करना है, और जब तक सेटल नहीं होता अमन चैन से अपनी लाइन के उस तरफ रहो, और अगर ये लाइन तुमने क्रॉस की तो फिर साड़ा छितर होएगा और ताड़ी तशरीफ होएगी। और उन्होंने टका के मारा है इनको। ये जो है, अब ये रोए पिटेंगे। ये हिंदू जो है ना, हिंदू ज़हनियत, इसकी एक साइकी है। आप हमेशा से तारीख में देखना, ये सामने नहीं आता। अगर इसे पता लगे ना कि दुश्मन ताकतवर है, ये सामने नहीं आएगा। ये जब मुगलों से भी लड़ाइयाँ होती थी ना, तो ये इकट्ठे नहीं होते, ये वो अकेला कोई एक बंदा नहीं लड़ता था, ये सारी अपनी बरादरी को इकट्ठे करते थे, ठीक है, और इकट्ठे करके फिर ये हमला करते थे। अब ये है कि अब वो जमाना नहीं रहा। अब इंडिया इंटरनली भी जो है उतना ही कमजोर हो गया है जितना वो राजे महाराजों के जमाने में था। इस वक्त 14 या 15 एक्टिव फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स जो है वहां पे चल रही हैं। इंडिया एक मुल्क कभी भी नहीं था। बाबर भाई, मैं बार बार हिस्ट्री पे आ जाता हूँ। इंडिया का सबसे बड़ा रकबा जो अंडर वन बैनर था, एक झंडे के नीचे, वो औरंगजेब आलमगीर के जमाने में था। छोटी सी सल्तनत ये मुल्क था, बहुत सारे ये वो रजवाड़े थे, वो इकट्ठे होते 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 औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में ये सबसे बड़ी वो सल्तनत थी। लेकिन चूंकि इंडियंस जो है वो बड़ी सख्त नफरत करते हैं, इसलिए उस बेचारे का मज़ार भी जो है उसके सामने टायर शॉप बना दी है और सामने आने ही नहीं देते। और वो अकबर को बैठ के रोते रहते हैं, क्योंकि वो उनका दामाद भी था। तो वो फिर आपको पता, दामाद की जो इज्जत थोड़ी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो लेकिन तारीख में जो सबसे बड़ा महाभारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, महाभारत का, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये इंटरव्यू तो सारे सुनते हैं ना, सारी एजेंसियां सुनती हैं, हमारी भी सुनती हैं, वहां भी सुनती हैं। तो ये मैं उन उल्लू के पठों के लिए ये कह रहा हूँ कि होश के नाखून लो, कि तुम लोगों को हमेशा से जूते पड़े हैं और तुम्हें आइंदा भी पड़ेंगे। क्योंकि महाभारत कभी भी, महाभारत एक मिथ थी, एक ख्वाब था, वो रियलिटी नहीं थी। और महाभारत रियलिटी सिर्फ एक टाइम पे सबसे वो हुआ है, वो औरंगजेब आलमगीर के जमाने में हुआ है। उसके बाद फिर सुकड़ना शुरू हुआ, अलग अलग होते चले। इंडिया पाकिस्तान बन गया, वो अफगानिस्तान इस तरफ हो गया, उधर बांग्लादेश बन गया, ठीक है। अब बात यह है कि इस वक्त आप देखें वहां पे, चंद मैं आपको बताता हूँ, और ये एक आम बंदे के होश ठिकाने लगाने के लिए काफी है। इस वक्त खालिस्तान की मूवमेंट बहुत एक्टिव हो गई है। वो न्यूयॉर्क में भी बड़े जो है सरगर्मी से काम कर रहे हैं। वो इंग्लिस्तान के अंदर भी बड़े मुजाहरे कर रहे हैं, और उन्होंने अनाउंस भी कर दिया है कि जल्दी वो जो है अपनी हुकूमत, जलावतनी में हुकूमत भी कायम करते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, क्योंकि खालिस्तान का मतलब है कि पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर का मेजर पोर्शन है वो इंडिया के इनसिक्योर हो जाता है। यानी अमृतसर से लेके या थोड़ा आगे आप सतलुज भी बीच में डाल दें और ऊपर कश्मीर तक फारिग हो जाते हैं। फिर आ जाएं आप अगली तरफ, असम और बिहार और बंगाल जो हैं वो कोई इतने सेटल नहीं हुए, वो भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनने पे तैयार नहीं है आज तक। आपको अगर मैं थोड़ा सा याद दिलाने के लिए बताता हूँ, आपको याद है राजीव गांधी जिस बॉम्ब ब्लास्ट में वो मारा गया था, जी वो जी। सारा ड्रामा स्टेज हुआ था श्रीलंका से, ठीक है। तमिलनाडु और सारा जो है वो भी इंडिया के साथ नहीं है। और साउथ इंडियंस का ऊपर वाले इंडियंस से इटकुते का वैर है।
दे डोंट एक्सेप्ट ईच अदर, दे डोंट लाइक ईच अदर। वो साउथ इंडियंस जो है वो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम साउथ के हैं, और वो श्रीलंकन जो है वो जो ओरिजिन है वहां से ज्यादा वो इंक्लाइंड है उस तरफ से। ऊपर आप चले जाएं तो असम में भी यही कुछ हो रहा है, सकम में वो भी अपना फ्रीडम फाइटिंग की मूवमेंट्स चल रही हैं वहां पे। तो इसलिए मुझे नहीं समझ आती कि ये पागल का बच्चा चाय वाला जो है, इसके दिमाग में क्या खनास घुसा हुआ है। इसको इसकी इंटेलिजेंस जो है वो हम यहाँ रहा करते हैं, या तो सारे रॉ एजेंट पाकिस्तान में भेज दिए ना, को अपने घर में भी पागल का बच्चा रख लेता और उनसे इंफॉर्मेशन लेता कि मेरे घर दे विजगी हो रही है, ऐसे दसो मैनू। कि इसके अंदर तो इस तरह है कि इंडिया में जो फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स हैं वो उसको दिमक की तरह चाट रही हैं अंदर से, और ये बाहर पंगे करी जा रहा है। चलो पाकिस्तान हम तो थोड़े से जी कोई इतने वो नहीं वो करते, मुजम्मती बयान ही सिर्फ देते हैं, पर चाइना से पंगा लेना जो है ना वो जरा सोच समझ के लेना चाहिए, और बड़े हिसाब और किताब से उनसे पंगा करना चाहिए। वो बड़े रूथलेस लोग हैं। ये बात उन्होंने बाद में आपने ये सेंसर करना कर दें, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, उन्होंने मोदी की धोती उतार के खूंटी पे लटका देनी है। अब तो भारत तरले कर रहा है चाइना से कि चाइना लद्दाख से निकल जाए। उन्होंने तो बाकायदा बैनर्स और प्ले कार्ड उठा लिए भारतीय फौज ने कि गो बैक चाइना। सर बात यह है कि मैं सर वो ये है ना, वो हम भी देखिए एक बेशर्मी की हाथ है हमारे अंदर भी अपनी गलतियों को। अब मुझे बताएं, जब मैं ये गाना सुनता हूँ ना, वो जो है फाखिर का, वो जा जा वो कश्मीर से निकल जा, पता नहीं क्या है सर। मेरा बात सुने, वो ये मरासियों की तालियां बजाने से इंडियन फौज कश्मीर से निकल जाएगी? जा जा कश्मीर से निकल जा। या ये पिछले दिनों ये हमारी सरकार ने कहा था जी आप जुमे वाले दिन एहतजाज करें, और मैं सड़क पे एक दफा रुका, जुलूस पड़ा, वो लोग इकट्ठे हुए थे, झंडे लगाए हुए, तो मैंने यही कहा था कि मैं कहा यार तुम लोग ये जो झंडों पे जितने पैसे खर्च किए हैं ना, इसका असला खरीद के वहाँ जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको दे दो। वो जिनको हिंदुस्तानी फौज सिटिंग डक्स की तरह मार रही है, वो आगे से मुकाबला करें इनका। ठीक है, 10 बंदे मरते हैं, 4 हिंदू भी मारे। जब 4 लाशें शाम को जाएंगी ना उनकी घर में हिंदुस्तान की फौज की, तो इनको मुसीबत लग जाएगी, इनका पेट खराब हो जाएगा। शाम को सारा मीडिया इनका चीखे मारता फिरेगा। आप क्यों उन्हें सिटिंग डक्स की तरह मरवा रहे हैं? उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। आपके सामने है जो चाइना ने किया, सबक दिया है ना। ये जी मेरे आपके लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा एक लेसन है और एक आई ओपनर है कि मुजम्मती बयान ना करें, उनको माफी मांगने पे मजबूर करें। ये क्या हुआ कि जी बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी आपके फलानी सरहद पे और फलाने सेक्टर, ऐसी तैसी इंसानों की। सर चीनी तो अच्छा वैसे मिर्जा भी साहब, आपसे यार आधा मैं है। आपकी बात काट रहा हूँ, आप ये फरमाइएगा कि इस कशीदगी चाइना और भारत की कशीदगी के दौरान पाकिस्तान का खड़ा है, चूंकि चाइना की फौज तकरीबन 5,000 फौज लद्दाख में इस वक्त मौजूद है इतलात के मुताबिक। सर चाइना और पाकिस्तान का ना कोई जोड़ नहीं है, वो हमारे से बहुत आगे है, हर लिहाज से। वो फौज की तादाद में भी बहुत ज्यादा है, वो अपना इक्विपमेंट उसमें भी बहुत कहीं आगे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनका कई हजार बिलियन कैश रिजर्व पड़ा है। हम भूखे नंगे लोग हैं, हम रोटी भी मांग के खाते हैं। हम गाड़ी जो चलाते हैं ना, वो कर्जे का मुफ्त का सऊदी अरब से डेफिड पेमेंट पे तेल आता है। हम अपने बैंक में अकाउंट में पैसे दिखाने के लिए कभी वो ड्राइवरी करते हैं सऊदी शहजादे की, और कभी
वो दुबई के शहजादे की, अबू धाबी के। सर हमारा तो कोई चोट नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि बहसीयत कौम, मुझे हमें ये डिसाइड करना है इस वक्त कि हम बात इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप की कर रहे हैं, या हम इसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान के ऊपर है हम उस पर बात कर रहे हैं, या हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को चाइना की तरह करना चाहिए। करना चाहिए, चाहिए तो बहुत कुछ है। सवाल ये पैदा होता है कर सकते क्या हैं, क्या कर सकते हैं। सही। सर अच्छा, ये मैं जिस दिन नियत होगी ना इनकी करने की, नियत होगी तो जी उस जी। दिन ये कर लेंगे। अच्छा, इस खिचड़ी के दौरान पाकिस्तान के लिए एक नादिर मौका नहीं है कि चाइना अब माउंट एवरेस्ट की पहाड़ियों पे है, फौज उसके वहाँ पे मौजूद है, तो पाकिस्तानी फौज भी चाइनीज़ अफवाज के साथ मिलकर लद्दाख को हासिल कर ले, जम्मू को हासिल कर ले। नहीं सर, जाती तौर पे शायद मैं इस पे राय ना दे सकूं कि वो ये कर रहे हैं तो पाकिस्तान को भी ये कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से तो पाकिस्तानी बड़ी गैरतमंद कौम है जी, और मैं बहसीयत एक मुगल तो वैसे भी ये बात नहीं सोच सकता। मैं तो इन्हें कहूंगा कि जी अपना बेशक आप कश्मीरियों को खुलम खुला जो है उन्हें कहेंगे जी हम अपनी दखल दरअंदाजी नहीं करते कि अपने बंदे हम नहीं भेज रहे, लेकिन ये जो 60 लाख कश्मीरी हैं उनका हक है, वो हमारे भाई हैं, बहसीयत मुसलमान वो हमारे भाई, और उनकी मदद करना इखलाकी तौर पे जो है वो हमारा फर्ज है। और ख़ास तौर पे जब इतना जुल्म हो रहा है, उनको असला दें, बेशक चोरी जो है वहाँ पे असला साज फैक्ट्रियाँ लगानी है वो लगाएं, उनको इक्विपमेंट दें ताकि वो वहाँ से हिंदू फौज को देखें। 60 लाख कश्मीरी सिर्फ कश्मीर में है, फिर 22-24 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है, वो लड़ने पे तैयार नहीं है। मैं अपने जवान बच्चों को क्यों मरवाऊं? देखें वहां कश्मीर के किसी में किसी जर्नैल की लाश तो नहीं आती ना, वो छोटे चमक करूं, और वो पहले वो अंदर से। और ये देखें, ये जो अंडा होता है ना, बाहर से टूटा तो खत्म हो जाता है, जी जी। अंदर से टूटे तो जिंदगी बनती है। और अगर कश्मीरियों को जिंदगी चाहिए ना, तो ये अंडा इन्हें अंदर से ही तोड़ना पड़ेगा, ये बाहर से कुछ नहीं होने का, ये जाया ही करेंगे। और जो रह गया पाकिस्तान का फायदा उठाने का, तो सर पाकिस्तान ने क्या फायदा उठाना है? पहले आप कश्मीरियों से तो पूछ लें वो क्या चाहते हो। हाँ, चंद झंडे जरूर वहां पे नजर आते हैं पाकिस्तान के, वो उनकी एजिटेशन में कि कभी कहीं वो झंडा लहरा दिया और कभी, और हम खुश हो जाते हैं, अब चंद लोग नारे मार देते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन मैं न्यूयॉर्क में मिला हूँ उनके अकाबरीन से, कश्मीरियों से, एक जमाने में मेरी मुलाकात रही है, और वो दे हैव नो इंटेंशन टू बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दे वांट देयर इंडिपेंडेंट कंट्री। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपने बच्चों को मरवाऊं इनकी खातिर? हाँ, मदद मैं जरूर करूंगा इनकी, आई एम ऑल आउट विद देम, बल्कि जितनी मैं बातें खुल के इनके लिए कर रहा हूँ आपने कभी सुनी नहीं होंगी इस तरह की। लेकिन इसका फैसला जो है ना, मैं जरा खुले ज़हन के साथ करना, और मैं फायदा उठाऊं, मैं क्या फायदा उठाऊंगा? मुझे कोई फायदा नजर नहीं आ रहा जो मैं उठाऊं। ये जो करना है ये कश्मीरियों ने करना है। आपका क्या ख्याल है कि यहाँ पे हम ये कि जी हमारी फौज को हमला कर देना चाहिए कश्मीर पे? सर इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री, द मोमेंट your first soldier will cross international border, they will retaliate, they will give you response। फिर क्या होगा? आप भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। सर खून तो खून है ना, चाहे शराब के इस तरफ गिरे चाहे दूसरी तरफ गिरे। और जब खून ही गिराना है तो उसके बाद आप नतीजा देखें ना, नतीजा क्या निकल रहा है, आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है।
रिजल्ट क्या मिल रहा है सही। आपको? रिजल्ट में कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बन रहा है। यू हैव एनी श्योरिटी? आप माशाल्लाह मेरे से बहुत ज्यादा तजर्बाकार हैं, आपका बड़े सहाफती हलकों में उठना बैठना है, बड़ी ऊंची लेवल पे आपकी अप्रोच है। लेकिन आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो हमारे अकाबरीन इस वक्त हुकूमत में इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में, वो कितने वसूख से कह सकते हैं कि कश्मीर विल बी अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान? सर वो तो बड़ी दूर की बात, मैं यहाँ से इधर मीरपुर जाऊँ ना कभी, कोई अजीज हमारे हैं ये जेलम से, वो मंगला से थोड़ा आगे जाए तो मीरपुर आ जाता है। तो फर्स्ट शॉक दे गिव अस इज जब वो ये कहते हैं तुसी पाकिस्तान तो आए हो। सर मेरा उस दिन गर्क हो जाने पर दिल किया था कि मैं जमीन खोले और मैं इसके अंदर चला जाऊं। जिस वक्त मीरपुर में मुझे उन्होंने कहा था तुसी पाकिस्तान तो आए हो, मैं तो इन लोगों के लिए जाने देने पर तैयार था। हाँ, मैं पाकिस्तान के लिए जरूर दे सकता, लेकिन और नहीं किसी के लिए। तो बाकी रह गई थी ये चाइना वाइना का मसला। तो मोदी जिस चाय के नशे में है और उसने चाइना से भी पंगा ले लिया, तो उन्होंने उसे सबक अच्छा दे दिया। और हमारे लिए इसमें लेसन ये है कि थोड़ी सी हमें भी इससे जो है वो शर्म करनी चाहिए और इसी से सबक सीख के जो है ना इनको मेरा टका सर, के जवाब देना चाहिए। जी जी। अच्छा, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की मईशत का जो दारोमदार है वो सी पैक पे है, और सी पैक पे सारी दुनिया की नज़रें थी। तो इस वक्त सी पैक बंद है, रोल बैक है। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से, हम कहाँ जा रहे हैं? सर सी पैक जो है वो बंद हो नहीं सकता। देखिए, मैं दो बातें जो है ना उनके ऊपर, जरदारी साहब के ऊपर जितने भी ठप्पे लगे हुए हैं ना कि मिस्टर 10% है और फलाना है और ये कर दिया और वो कर दिया, उनकी सिर्फ दो बातें जो है ना, तारीख में उनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाएगा। जिस वक्त हम अपने तासुब खत्म करेंगे और हम पॉलिटिक्स पर मिच्योर हो सोचना शुरू करेंगे ना, तो उस वक्त उस वक्त हम बड़ा इस चीज को, जरदारी साहब की दो चीजों को अप्रिशिएट करेंगे। नंबर वन नंबर वन जो नवाज शरीफ क्रेडिट लेता है ना सीपैक, वो नवाज शरीफ को कख पता नहीं था इसका। ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो आसिफ जरदारी साहब को जाता है, क्योंकि गवादर तो पाकिस्तान हमले कर चुका हुआ था पोर्ट ऑफ सिंगापुर के। ठीक है, ये आपको याद है ना कि पोर्ट ऑफ सिंगापुर को हम दे चुके हुए थे लॉन्ग लीज पे जिस वक्त। और उस जमाने में जो नक्शे बन रहे थे पाकिस्तान के, उसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया जा रहा था। ये अमेरिका बहादुर जो है वो खा भी गया हुआ था। जो उसके सो कॉल्ड थिंक टैंक है ना, वो हम आपको गूगल पे इंटरनेट पे मिल जाएंगे। वो जिस तरह की बातें कर रहे थे मैं करना भी नहीं चाहता। अब जरदारी साहब के पास जब ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई, इन्होंने रातों रात जो बेशुमार चाइना के इन्होंने दौरे शुरू कर दिए थे एकदम, और हमने कहानियां सुनाई कि उन्होंने उनसे वो पैसे मांगे और उन्होंने बड़ा जलील कर दिया और उन्होंने कोई और बात की और वो चाइनीज क्यादत ने बड़ा डिग्रेड किया। इस तरह कोई बात नहीं, उन्होंने बड़ी इज्जत से वो किया और हम उनका एहसान जो है चीनियों का भी ये कभी नहीं भूल सकते। क्योंकि अमेरिका जैसे बदमाश मुल्क के सामने पाकिस्तान की तो हैसियत कोई नहीं थी। वो अगर अड्डे बनाना चाहता वहां पे ग्वादर में या बलूचिस्तान में, पहले आप समझे ग्वादर जो है ना, वो फिर किसी दिन इस पर बात करेंगे, उसका जो ड्राफ्ट है ना, जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। वो कुदरती तौर पे एक पोर्ट है, इतनी कहीं पे भी नहीं है। उतनी गहराई का मतलब है कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी वहां आ सकता है, वहां आबदोजें भी आ सकती हैं, वो सारा कुछ बड़ा महफूज तरीके से आ जाता है। वो ग्वादर के ऊपर हम फिर बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि
जरदारी साहब चीनियों के पास के, उन्होंने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया और जो सिंगापुर को उन्होंने बाहर निकाल के, और चूंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सॉवरन गारंटी थी, अगर सिंगापुर चाहता और वो वर्ल्ड कोर्ट में जाता, आपका क्या ख्याल है, इंडिया ने उनको प्रेशराइज नहीं किया होगा, इंडिया ने उनको लालच नहीं दिए होंगे? अब ये था कि उन्होंने वर्ल्ड कोर्ट में जाते हैं तो शायद दूसरी या तीसरी पेशी पे पाकिस्तान हार जाता है ये मुकदमा, क्योंकि सब सॉवरन गारंटी आप साइन कर चुके हुए थे, हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी थी। लेकिन चाइना का चूंकि असर और रसूख वो सिंगापुरियंस पे बहुत ज्यादा है, तो उसके ऊपर जी जी बहुत ज्यादा असर और रसूख है इनका, जो चाइनीज का, क्योंकि वो भी चीनी मीनी से है ना सारे। तो उसके ऊपर ये था कि चाइना ना होता तो सिंगापुर ने बैठना नहीं था, तो वो सिंगापुर को रातों रात आपने बाहर किया, चाइना के वो पोर्ट जो आपने हवाले की, उन्होंने हमें हर तरह से सपोर्ट किया। वो उस डिटेल में अगर हम ना जाएं तो बेहतर है। और उसका नतीजा ये निकला कि वो जो थिंक टैंक अमेरिकन थे ना, वो धरे के धरे रह गए थे। और फिर इन्होंने एक और कोशिश की कि वो पकड़ के जो है ना, इंडिया ने बेशुमार पैसा दे के, ये इसके साथ ही थोड़ा आगे जाएं तो एक ये पोर्ट है ईरान की चाबहार, वो चाबहार जो है उन्होंने सेम इसी टाइप का करना शुरू किया, लेकिन उसकी वाइबिलिटी नहीं बनती थी। तो अब आई थिंक चाइना इज आल्सो जो है पार्ट ऑफ ये सी पैक सारा वन बेल्ट वन रोड। तो बहरहाल मैं ये तारीफें कर रहा था जरदारी साहब की कि एक जब हमारे जहन खुले होंगे और तासुब से बाहर होंगे तो हम शायद जरदारी साहब को, हमारी अगली नस्लें जो हैं वो इसका क्रेडिट जरूर दें। बाकी रह गई बात कि ये रोल बैक हो गया, तो गवादर रोल बैक नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि चाइना इज वेरी मच इन कमांड एंड कंट्रोल। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान आर्मी जो है वो भी सपोर्ट कर रही है उनको इसके ऊपर, और काफ़ी जो है वो तवज्जो दी जा रही है। हाँ, अगर मियाँ साहब की गवर्नमेंट होती तो अब शायद हम पहले कर्जे सारे वापस करके, वो क्योंकि वो कारोबारी थे ना सारे वो सिस्टम जो है, तो हम बहुत आगे निकल गए होते हैं उससे। शायद अगले वो पिछले अगर $50 बिलियन था तो अब शायद को $500 बिलियन हम कर गए होते। वसीम अनवर बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया, खूबसूरत तबसरा किया और सुनने को मिला। अजरीन और नाजरीन, आपको नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी।